हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो 2-3 दिन हो गए ना, कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं आपकी, तो अब नहीं होगी भाई, क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत इश्यूज थे छोटे मोटे वो थोड़े थोड़े क्लियर हो रहे हैं। और इसके बाद में आपको ना एक गुड न्यूज़ भी थी आपके लिए। वो क्या है कि अभी आपकी जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी राजस्थान कल्चर की क्लासेस भी शुरू होने वाली, तो वो भी जल्दी शुरू कर दी जाएंगी। 2 या 3 दिन के अंदर आपकी क्लासेस वो भी एक बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलने लग जाएगी, टॉपिक वाइज या जैसे भी सिस्टम सेट बैठता है, बस आपको क्लासेस जरूर मिलेगी उसकी। ठीक है। और उसके बाद में देखें तो अपने जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और एनटीपीसी ग्रेजुएट आरआरबी रेलवे के, तो उसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई। अगर किसी ने भरने हो तो भर सकता है। तो उसमें भी साइंस का वेटेज रहता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, 7-8 नंबर का वेटेज रहता है। और उसमें जो एनटीपीसी में जो साइंस आने वो टॉपिक अपने हो चुके हैं, फिर भी जो नहीं हो, जो ग्रुप डी के लिए हैं वो अपने चल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। मतलब अपनी साइंस लगभग अपनी चल रही है। हर एग्जाम के लिए आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं कुछ। तो उसमें ना जो थंबनेल आपने देखी होगी, जेल प्रहरी की थंबनेल है, और कुछ क्वेश्चन आंसर की भी सीधी थंबनेल डाली हुई है, राजस्थान 4th ग्रेड की है। तो जो आपको वो क्वेश्चन दिए गए, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जेल प्रहरी के लिए थे या 4th ग्रेड के लिए थे, ऐसा नहीं होता। वो सभी में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइंस कभी चेंज नहीं होती ना। क्वेश्चन तो वही बनने हैं, टॉपिक तो वही रहना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लो। ठीक है। और एक न्यूज और देनी थी आपको, यूजीसी नेट के फॉर्म भी आ चुके हैं, तो वो भी आप भर सकते हो। अगर किसी की एमए है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मिनिमम आपके होने चाहिए 60% या 55%, मतलब एवरेज 60% आपके होने चाहिए एमए के अंदर। तो आप नेट यूजीसी का फॉर्म भर सकते हो और इसका एग्जाम दे सकते हो, जिसका दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है। तो हमने 1-2 दिन पहले, कल या परसों, कल शॉर्ट्स डाली थी कि चाहे हमें गर्म ही क्यों टेस्ट लगती है, तो उसकी आज टॉपिक भी आ ही चुका है अपना। तो टॉपिक का नाम है हमारा पृष्ठ तनाव, जिसको हम पिछली क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि हम पृष्ठ तनाव के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं क्या होता है, किस सरफेस पर वो अपना तनाव महसूस करता है, ये सारी बातें। लेकिन वो 2 बातें समझने से पहले ना आपको 2 शब्द समझने पड़ेंगे। क्या है वो 2 शब्द? तो पहला शब्द है सहसंजक बल और असंजक बल। सहसंजक बल, नाम से पता लग रहा है, सहसंजक, सहसंजक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है ना। ये असंजक, ये थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे के विलोम लग रहे हैं आपको। हिंदी में देखो, सहसंजक असंजक, अगर थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि साइंस को आप शब्दों को तोड़कर करते हो ना, शब्दों को तोड़ते हो, तो और ज्यादा मजा आता है चीजों को समझने में। अब जैसे पृष्ठ का मतलब सतह होता है, तनाव का मतलब टेंशन होता है, तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ के ऊपर द्रव की बातें बढ़ रहे हैं, तो अपने वही चीज देखते हैं क्या होता है, सहसंजक बल। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कोई भी पदार्थ होता है, उसकी अगर सूक्ष्म निकाय देखें तो अणु होता है। अणु होता है जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु अणु की बात हम केमिस्ट्री में कर चुके हैं। अभी आपको समझना है कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, वो एक जैसे अणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी एक पदार्थ होगा वो एक जैसे अणुओं से मिलकर बना होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। एक जैसे अणुओं से मिलकर बना होगा, लेकिन उन अणुओं के मध्य भी तो आकर्षण बल लगता है ना, तभी तो वो पास पास रहते हैं। ठीक है। तो जो सहसंजक बल होता है वो एक प्रकार का, चाहे सहसंजक हो चाहे असंजक हो, वो दोनों ही आकर्षण बल है। एक प्रकार की कौन से हैं? आकर्षण, यानी कि एक को दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है। तो सहसंजक बल क्या कहता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है। एक ही पदार्थ के अणु, चाहे वो पदार्थ आप ठोस ले लो, चाहे द्रव ले लो, चाहे गैस ले लो। तो अपने ठोस को समझते हैं। सपोज कीजिए आपने ठोस पदार्थ क्या ले लिया, कोई भी आप एग्जांपल बता दो मुझे कि सर आपके हाथ में मार्कर आना, हाँ जी ये मार्कर ठोस है। तो ये मार्कर किसी भी चीज का बना हुआ है, कोई भी पदार्थ का तो बना ही हुआ है। उसका एक अणु, उसका दूसरा अणु, उसका तीसरा अणु, उसका चौथा अणु, उसका पांचवा अणु, इसके मध्य जो आकर्षण बल है, इस तरह से ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ, जिस तरह से मतलब इसके मध्य में आकर्षण जो लग रहा है, इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण लग रहा है, ये आकर्षण बल है आपका सहसंजक बल। ठीक है। तो ठोस होता है, तो क्या कहता है कि कोई भी एक पदार्थ है, उसके एक पदार्थ, एक ही पदार्थ की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक ही पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ उठा लो उसकी बात कर रहे हैं।
एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, परमाणु नहीं है ये, अणु है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने आपको समझाया था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो आप पीछे क्लासेस देख सकते हो, रासायनिक बंद वाली अपने जो पीछे क्लासे गई थी, ठीक है। तो इसमें अणु की बात करेंगे तो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वही आपका क्या होता है, सहसंजक बल होता है। अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आपका कौन सा बल होता है, अणुओं के मध्य लगने वाला जो आपका आकर्षण बल होता है वो सहसंजक आकर्षण बल होता है, ठीक है। अगली बात, ठोस की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। इन तीनों में से जो ठोस होता है उसमें जो आपका आकर्षण होता है या सहसंजक बल का मान होता है वो अधिक होता है। क्या होता है जी, सहसंजक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। आकर्षण ज्यादा अधिक होगा तो अणु उतने ही पास पास में होंगे, आकर्षण जितना ज्यादा होगा अणु उतने ही पास पास होंगे, बिल्कुल सही बात है। आकर्षण ज्यादा तो अणु एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज्यादा प्रबल तरीके से एक दूसरे को अपनी तरफ बांधे रखेंगे, जिसकी वजह से सहसंजक का बल का मान अधिक होने की वजह से ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, निश्चित होते हैं। आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जब अपने ठोस द्रव पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि ठोस का आकार निश्चित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन क्यों होता है ये, किसी ने सवाल नहीं किया, तो इस क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया। सहसंजक बल का मान अधिक होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उम्मीद करता हूं ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर आ गई हैं। अब आगे चलिए, बातें मत कीजिए, ठीक है जी, नहीं करते बातें, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब द्रव के अंदर क्या होता है, इनका मान थोड़ा, सहसंजक बल जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है उसके अंदर थोड़ा सा कम होता है ठोस की अपेक्षा, जिसकी वजह से आकार जैसा उस पात्र में डालोगे वैसा ग्रहण कर लेगा, आयतन उसका निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, इसका मान, सहसंजक बल का मान होता है ना वो नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। नगण्य तो सीधी सी बात है, कण दूर दूर होते हैं। आकर्षण कम होता है तो कण दूर दूर ही होंगे, कम आकर्षण तो कण दूर दूर, ज्यादा आकर्षण तो कण पास पास, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। इसका मान नगण्य होता है जिसकी वजह से आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनिश्चित होते हैं। गैस का कभी भी देख लेना, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित, यानी कि उसका कोई आकार नहीं होता। सर एग्जांपल से समझा देते हैं, एग्जांपल से समझा देते हैं। तो एग्जांपल क्या है आपके पास, बहुत छोटा सा एग्जांपल है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, बड़ा भी नहीं है। कैसे, चलो समझाते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज बताता हूं, कभी आपने परफ्यूम लगाया होगा, बिल्कुल सर लगाते हैं जी, लगाना भी चाहिए। तो आप एक चीज नोटिस करना, परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हो अपनी बॉडी पे या अपने कपड़ों पे, तो जिस रूम के अंदर आपने जो परफ्यूम की बोतल होती है वो तो इतनी होती है, जैसे ही आपने उसमें स्प्रे किया तो कपड़ों पे तो लगा ही लगा। और जिस रूम के अंदर अपने परफ्यूम लगा रहे होते हैं उस रूम के अंदर अगर हमारी मम्मी एंटर कर जाती है तो मम्मी बोलती है, के लगाई हुआ है, इतनी दूर तक स्मेल आने लग रही है, नहीं, ये बोल देती है। तो उनको कैसे पता भाई हमने क्या लगाया है, तो उनको स्मेल आती है, क्यों आती है, क्योंकि उनको कण दूर दूर भागते हैं, वो आकर्षण कम होता है तो वो एक दूसरे को बांध के नहीं रख पाते, तो वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। पहले वो बोतल में थे तो आकार बोतल और आयतन भी बोतल जैसा था, अब उनको रूम का आकार ग्रहण कर लिया उन्होंने, ठीक है, ज्यादा दूर तक वो फैलते रहते हैं, तो आकार और आयतन गैसों का क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सहसंजक बल एक ही पदार्थों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे ही सहसंजक बल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए। चलिए अब बात करते हैं असंजक बल की। अगर सहसंजक समझ में आ गया ना तो ये असंजक भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आधारित है। ये तो बेसिक था आपका। चलिए असंजक बल क्या होता है, दो भिन्न पदार्थों के मध्य, दो भिन्न पदार्थों के, जैसे एक पदार्थ ए है एक पदार्थ बी है, इनके जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, वो आपका असंजक बल होगा। इसमें पदार्थ अलग अलग होंगे, एक जैसे एक पदार्थ नहीं होगा, दो पदार्थ अलग अलग होंगे। असंजक बल यानी कि दोनों पदार्थ क्या होंगे, अलग। उसमें क्या था, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, इसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल।
यानी कि जैसे ये मार्कर है और ये इनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कैसा है, असंजक आकर्षण बल। चलिए अब देखो, इस आकर्षण बल की वजह से ही, इस आकर्षण बल की वजह से ही व्हाइट बोर्ड पर, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर जो मैं अक्षर मार्कर से लिख रहा हूं, जो मैं इस पर लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है, इसकी वजह से ही अक्षर उभरते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनके मध्य, अब देखो ये व्हाइट बोर्ड ठोस है, इंक है जो लिक्विड फॉर्म में है वो बाद में ठोस हो जाती है, इसकी वजह, इसके साथ ये चिपक रहा है ना, इसके साथ जो इंक है वो इस व्हाइट बोर्ड पर चिपक रही है, तभी तो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं। सपोज करो इसके साथ नहीं चिपक रही होती तो ये इंक बह जाती नीचे की तरफ, तो फिर लिखा हुआ कैसे दिखाई देता? अगर इंक इस पर नहीं चिपकती तो आपको कैसे दिखाई देता कि मैंने क्या लिखा है? नहीं दिखाई देता ना, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब चिपक रही है, इसकी वजह से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चिपक रही है तो मतलब आकर्षण लग रहा है। क्लियर? क्लियर? ठीक। अब आप बोलोगे सर उस दिन तो आपने घर्षण बताया था। हाँ जी बिल्कुल घर्षण बताया था, घर्षण भी काम कर रहा है, अकेला एक बल कहीं काम नहीं करता, सारे के सारे अलग अलग काम, घर्षण भी काम कर रहा है, ग्रेविटी भी काम कर रही है, वायुमंडलीय भी कर रहा है, सारी चीजें काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अपने टॉपिक वाइज समझ रहे हैं, घर्षण वाले में हमने घर्षण की बातें समझी थी, यहाँ पर सहसंजक असंजक समझ रहे हैं वो समझेंगे, ठीक है। अक्षर ऊपरते हैं, जल किसी वस्तु को भिगोता है, इससे सहसंजक बल की वजह से जल में कोई वस्तु भिगोई जाती है या जल में कोई वस्तु नहीं भीगती है, इसी आकर्षण की वजह से। अब उसकी दो अलग अलग टर्म्स है वो देखते हैं क्या है, चलिए समझते हैं इस बात को। समझ गए? असंजक बल, अभी आप इतना ध्यान रखो कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण होता है वो आपका असंजक बल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक द्रव है और एक ठोस पदार्थ है, एक द्रव है और एक ठोस है, ये द्रव का अणु, ये ठोस का अणु, इनके मध्य आकर्षण लगेगा, लगेगा सर। कौन सा होगा वो आकर्षण बल? सर असंजक होगा, बिल्कुल सही बात। कौन सा बल होगा? असंजक बल होगा। द्रव के मध्य है, द्रव एक पदार्थ है, एक अकेला पदार्थ है ना, तो द्रव और द्रव यानी कि द्रव का अणु, द्रव का अणु, दोनों द्रव के अणु, इनके मध्य जो आकर्षण लगेगा वो कौन सा होगा? वो सर होगा सहसंजक बल, बिल्कुल सही बात आपकी, ठीक है। अगर अगर क्या हो, द्रव ठोस को गीला नहीं कर पाता, क्यों? अगर ये असंजक बल क्या कर, अगर मान लीजिए सहसंजक बल असंजक बल दोनों समझ में आ गए, ये द्रव और ठोस के मध्य लगने वाला, ये द्रव और द्रव्य के मध्य, यानी कि ये एक ही पदार्थ है और वहां पर अपने द्रव की बात पढ़ रहे हैं तो द्रव्य पदार्थों के मध्य की बात करेंगे, ठीक है। द्रव पदार्थों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पृष्ठ तनाव किसका गुण है? द्रव्य पदार्थों का ही गुण होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो द्रव के मध्य जो सहसंजक बल लग रहा है और द्रव और ठोस यानी कि ये जो द्रव है ये दोनों सेम ही है, अब इसमें किसी ठोस को मिलाते हैं तो इसके मध्य असंजक बल लगेगा। अगर क्या होगा, इस असंजक बल का मान हुआ कम, किससे? इस सहसंजक बल से। असंजक बल का मान हुआ कम किससे? सहसंजक बल से, तो द्रव ठोस को गीला नहीं कर पाएगा। असंजक बल का अगर मान कम हुआ, समझो इस बात को दोबारा, मान लीजिए ये जल है तो जल का अणु H2O और ये जल का अणु H2O, इसके मध्य मान लीजिए सहसंजक बल का मान लीजिए अपने 10 न्यूटन बल लगा दिया इनके मध्य, सिर्फ लग नहीं रहा है वास्तव में 10 न्यूटन, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इधर द्रव है और इधर अपने ठोस मान लीजिए, कोई भी इमेजिनेशन के लिए आप ले लीजिए, कुछ भी कांच ले लीजिए, वैसे कांच भिगो देता है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। अब कांच और इस पानी के मध्य जो लगने वाला बल अगर 8 न्यूटन है, कितना? 8 न्यूटन है, तो ये असंजक बल कम है, ये ज्यादा है, तो कांच होगा ना, वो जो पानी होगा वो कांच को नहीं भिगो पाएगा। समझ में आई मेरी बात? ये बोल रहा है। इसी वजह से एग्जांपल है, पारा कांच पर नहीं चिपकता। क्या नहीं चिपकता? पारा कांच पर नहीं चिपकता। समझो इस बात को दोबारा फिर, कैसे? जैसे पारे को, पारा धातु होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और कांच क्या होता है? ठोस होता है। अब पारे को मैं इस कांच पर गिराऊं तो क्या होगा? इसके मध्य जो असंजक बल लगेगा वो, और पारे के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है वो ज्यादा होगा इससे, इसकी वजह से पारा होगा वो कांच पर नहीं चिपकेगा। पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि द्रव और ठोस असंजक बल, अगर इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो ज्यादा हो, द्रव का सहसंजक बल ठोस को गीला कर देता है। यानी कि अगर सहसंजक बल का मान ज्यादा हुआ असंजक बल से, तो पानी कांच को, सॉरी मिस्टेक हो गई, माफ करना, अगर असंजक बल का मान ज्यादा हुआ किससे? सहसंजक से, तो क्या होगा? द्रव होगा वो ठोस को गीला कर देगा। जैसे कि पानी होता है वो कांच पर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि कांच और पानी के मध्य, कांच और पानी के मध्य जो लगने वाला असंजक बल होता है वो ज्यादा होता है किससे? पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से। ये दो बातें हैं, सीधी सी बात है। अगर असंजक बल ज्यादा है तो वस्तु गीली होगी, अगर असंजक बल कम है तो वस्तु गीली नहीं होगी। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, सहसंजक बल और असंजक बल। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पसंद आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं पृष्ठ तनाव। क्या है ये पृष्ठ तनाव? चलिए, द्रव के भीतर अणु सहसंजक आकर्षण करते हैं जिसके द्रव के ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र रहता है। क्या होता है? देखो, ये मान लीजिए कोई द्रव है, समझना इस बात को, क्या कह रहा है कि द्रव के भीतर वाले अणु, यानी कि ये वाला अणु इस अणु से सहसंजक से जुड़ा हुआ है, इससे भी सहसंजक से जुड़ा हुआ है, इससे भी सहसंजक से जुड़ा हुआ है, इससे भी सहसंजक, ये क्या करता है? आपस में आकर्षण के द्वारा अपने आकार को क्या करने का प्रयास करते हैं? कम। लेकिन ये द्रव के जो ऊपरी सतह है वो क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है। यानी कि ऊपर वाले कण है वो तो किसी को आकर्षित नहीं कर रहे ना, स्वतंत्र है ये पृष्ठ। इसके ऊपर वाले, ऊपर की जो पृष्ठ है वो तो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि ये नीचे नीचे वाले अणु आकर्षित कर रहे हैं, ऊपर वाले तो नहीं कर रहे। बस इस पृष्ठ को बोलते हैं स्वतंत्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र पृष्ठ बोलते हैं इसे। ये बात क्लियर? क्या बोलते हैं इसे? स्वतंत्र। क्या लिखा हुआ है? द्रव के अणु सहसंजक आकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंजक क्यों होगा? क्योंकि द्रव है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से पृष्ठ का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र रहता है, बिल्कुल स्वतंत्र रह रहा है, इसे स्वतंत्र पृष्ठ कहते हैं। ये जो स्वतंत्र पृष्ठ है ये सदैव तनाव में रहता है। क्या रहता है? तनाव में। कैसे रहेगा तनाव? देखो, ऊपर इन कणों को ध्यान से समझो, ये स्वतंत्र है, तो ऊपर इन कणों को कोई ऊपर तो नहीं खींच रहा ना, नहीं खींच रहा सर, बिल्कुल नहीं खींच रहा, कोई ऊपर नहीं खींच रहा, लेकिन इन कणों को कोई नीचे तो खींच ही रहा है। इस वजह से जो ऊपर की सतह होती है द्रव की, वो खिंचाव महसूस करती है, तनाव महसूस करती है। समझना मेरी बात को? ये तो नीचे की तरफ इसको खींचेंगे ना कण, बिल्कुल खींचेंगे, तो इस पृष्ठ पर क्या लगेगा? एक तनाव लगेगा, क्योंकि हर कण क्या चाहता है? आकर्षण के द्वारा अपने आकार को कम करना चाहता है। द्रव का यह गुण होता है कि वो अपने क्षेत्रफल को कम करे। जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो सदैव तनाव में रहता है और कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और यही कम से कम आपका क्षेत्रफल प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ही आपकी क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी और मैंने आई होप धीरे बोलने का भी प्रयास किया है। चलिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, और इसका फॉर्मूला होता है T बराबर F अपॉन में L। ठीक है, आपको मात्रक याद होना चाहिए, बस इतने में आपका काम चल जाएगा। अब इसकी कुछ बातें हैं कि ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम कैसे होगा? समझ लेते हैं इसको भी। इसको हीट दोगे तो कणों में क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से क्या होता है? ऊष्मा से क्या होता है? कणों का प्रसार। कण दूर दूर भागते हैं, कण दूर दूर भागेंगे, आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो पृष्ठ तनाव भी कम होगा। बस क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करवा चुका हूं और आप डेली लाइफ में इसके प्रैक्टिकल देखते भी हो। ठीक है, और इन 5-6 एग्जांपल्स में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। पहला, पतली सुई पानी पर तैरती है। बिल्कुल पतले सी नीडल ले लेना, उसको पानी के ऊपर गिराना, वो पानी के ऊपर तैरेगी। आराम से गिराना तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। कैसे तैरेगी? समझो इस बात को। देखो, ये मान लीजिए कोई लिक्विड है,
आप पानी की सतह देखोगे ना, जब आप पानी के गिलास को फुल भर लेना, कोई भी पानी का पात्र फुल भर लेना, उसको बिल्कुल फुल, उसको आप देखना ध्यान से, तो आपको कुछ ऊपर से इस तरह से सतह दिखाई देगी, दिखाई देगी। तो यह ऊपर अपने पृष्ठ पर एक लेयर बना लेती है तनाव की, यानी कि इस पर तनाव होता है। तो जब आप पतली सुई डालोगे आराम से, तो ये इसके ऊपर तैरेगी, इससे अंदर नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि आकर्षण से तनाव होगा, कण बिल्कुल पास पास में होंगे, जगह नहीं मिलेगी जाने की, तो ये सुई ऊपर इसके ऊपर तैरती रहेगी। साबुन अपमार्जक, अपमार्जक यहाँ पर बायोलॉजी वाले नहीं है, अपमार्जक यहाँ पर केमिस्ट्री वाला है, जैसे सर्फ हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये आपके इसे अपमार्जक बोलते हैं। तो जो आपका अपमार्जक या साबुन होते हैं वो क्या करते हैं, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, उसको कम कर देते हैं। डेली रूटीन में आपने देखा होगा कि घरों में जब अपने घरों में मम्मी सिस्टर घरों में अपने कपड़े धोती हैं, तो साबुन और अपमार्जक का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? पानी से क्या कपड़े धुल नहीं सकते? बिल्कुल धुल सकते हैं, लेकिन होगा क्या, साबुन और अपमार्जक क्या करते हैं, वैसे इसमें केमिस्ट्री में मैंने करवाया था, मिसेल का निर्माण होता है, वो एक अलग बात है, अगर हुआ तो उसमें अलग बताएंगे साबुन कैसे मैल निकालती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन यहां पर साबुन कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो साबुन और अपमार्जक क्या करते हैं, पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देंगे। अब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हुआ तो पानी क्या होगा, कपड़े के गहराइयों तक पहुंचेगा, कपड़ों के जो जगह है बीच में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी बिल्कुल गहराइयों तक जाएगा और मैल को निकालेगा, जिससे कि कपड़ा जल्दी साफ होता है और अच्छा और ज्यादा साफ होता है। ठीक है, इसलिए साबुन का उपयोग किया जाता है। दूसरी, साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन क्या कर रहा है, पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। कैसे? अब एक चीज नोटिस करना, आप पानी ले लेना, उसको अपने हाथ में लेकर बुलबुला बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा, बुलबुला नहीं बनेगा उसका। ठीक है, अगर बनेगा तो छोटा बनेगा, और छोटा बना तो वो जल्दी फूट जाएगा। ठीक है, लेकिन साबुन से बना हुआ जो बुलबुला होता है पानी का, तो वो कैसे बनता है, तो पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना आकार ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव में क्या होता है, क्षेत्रफल में कमी, पृष्ठ तनाव क्या है, क्षेत्रफल में कमी तो है, द्रव का गुण यही है कि वो अपना पृष्ठ तनाव, अब जल क्या, साबुन क्या कर रहा है, पृष्ठ तनाव को कम कर रहा है, तो सीधी सी बात है पानी अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा, हवा जाती है तो वो बड़ा बुलबुला बनाती है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल डाला जाता है। समुद्र की जो लहरें होती हैं उनको शांत करने के लिए उस पर तेल डाला जाता है पृष्ठ तनाव के। ठीक है, एक और आपने ये एग्जांपल आपने डेली लाइफ में देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये सुना है या देखा होगा कई बच्चों ने, शेविंग ब्रश का चिपकना। देखो, अपने जैसे शेव करते हैं तो शेविंग ब्रश आता है, आप देखना उस जब आप उसे पानी में डुबोते हो, पहले वो ऊपर से पानी के अंदर जाएगा ना, तो उसके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो पानी के अंदर फैल जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन जैसे उसे आप पानी से बाहर निकालोगे तो वो सारे बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही पृष्ठ तनाव में वो अपने बाल होते हैं, उसके अंदर पानी होता है, तो वो अपने पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, यानी कि अपने आकार को कम करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं। शेविंग ब्रश का चिपकना। ठीक है, गर्म चाय का स्वादिष्ट लगना, कैसे बताई दिया, गर्म चाय है तो चाय का क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम, कम पृष्ठ तनाव होगा तो अपनी जो जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, और जीभ और मुंह का जो अपना टेस्ट ज्ञान करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, स्वाद ग्रंथियां बोलते हैं इन्हें, उन ग्रंथियों पर वो ज्यादा मात्रा में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें गर्म चीज होती है वो टेस्ट लगती है। गर्म चाय हो गया, गर्म सूप हो गई, ठीक है, वो टेस्ट लगती है ज्यादा ठंडे की अपेक्षा। जल में मिट्टी का तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर डूबकर मर जाते हैं। लो जी, ये सभी ने किया है, आपने किया हो या ना किया, हम तो करते थे। कैसे कि पुराने टाइम में ना, जब अब तो देखो घरों में एसी है, कूलर है, ये सारी चीजें हैं, जब आप जैसे आप मान लीजिए मेरी, अगर आप 90 के दशक का आपका जन्म है, 90 से लेकर 2000 की शताब्दी के बीच में, दशक के बीच में अगर आपका जन्म है, तो ये चीज आपने जरूर देखी। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और 90 के 10 सालों में आपका जन्म है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000 के सन में अगर आपका जन्म है, तो ये चीज अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखी होगी। क्या होता था कि पुराने टाइम में जब गर्मियां होती थी तो वहां पर शाम को मच्छर आते थे, और अपने गांव में क्या होता था, लोग ना गांव की जो छोटी छोटी गलियां होती है उनमें बाहर चारपाई डालकर और लाइन वाइज होते थे। तो लाइट नाइट को गांव में आपको पता है कैसी रहती थी। अब तो सारी सुविधाएं आ रही, उस टाइम नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होते थे, उस टाइम एंजॉय कैसे करते थे, नाइट को आपस में बातें करते। ठीक है, सारे इकट्ठे हो जाते आपस में बातें करते थे देर रात तक,
ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, वो क्या करते थे, एक जैसे बड़ा बर्तन ले लेते थे और उसके आगे टॉर्च जगा लेते थे। टॉर्च जगाई और उसमें थोड़ा सा कैरोसिन या मिट्टी का तेल कैरोसिन मिट्टी का तेल दोनों एक ही बात है, वो डाल देते थे। जिससे क्या होता था, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता था वो कम हो जाता था। पृष्ठ तनाव कम हुआ। अब मच्छर लाइट के पास आते थे नाइट में, तो जैसे वो आते थे तो वो पानी में डूबकर मर जाते थे। नॉर्मल पानी के अंदर मच्छर जो डूबते थे वो जल्दी नहीं मरते थे, और इसके अंदर ज्यादा मात्रा में आते थे और जल्दी मर जाते थे। यानी कि मच्छरों को भगाने का, मच्छरों को मारने का ये अच्छी टेक्निक गांव में प्रयोग की जाती थी और शायद आज भी की जाती है। ठीक है, तो ये चीज हम करते थे, भी छोटे होते थे। अब कई बोलो कि सर आप तो पापी थे, तो जैसे भी आपको समझ रहा हूं, मजाक में बता रहा हूं, लेकिन ऐसा होता था क्योंकि सीधी सी बात है, मच्छर से रोग होता है तो मच्छर से बचाव करना भी हमारा धर्म है। पहले खुद का बचाव करो, उसके बाद में देखेंगे क्या है सही है क्या गलत, आप तो ये बात जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सारे एग्जाम्पल हैं जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, इसी पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करवा दिया था शॉर्ट्स में जाके, या पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। मुझे वैसे वीडियो तो नहीं याद है कौन सी वीडियो थी, क्योंकि बहुत सी वीडियो आ चुकी हैं तो मुझे बहुत ध्यान में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ये था जी अपना पृष्ठ तनाव का टॉपिक। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, दिल से पढ़ाते हो। हाँ जी भाई, मैं बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूँ। अगर मेरा मन होता है पढ़ाने का मैं पढ़ाता हूँ, अगर कई बार मन नहीं होता या तबीयत ठीक नहीं होती तो अपने बोल देते हैं भी अपने आज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम पास नहीं करना अपने को। जो चीज देनी है वो अच्छी देनी है। मैं अगर खुद भी पढ़ता हूँ, अगर मेरा मन होता है पढ़ने का तभी मैं पढ़ूँ, अदरवाइज खुद के साथ में जबरदस्ती नहीं करता कि हाँ दिखाने के लिए पढ़ता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जो काम करो वो दिल से करो बस, या तो कोई काम करो ही मत, करो तो दिल से करो। एक असूल अपनी लाइफ में ये रखो, खुद को बहुत खुशी मिलती है इन चीजों से। ठीक है, पहले खुद को खुश रखने का प्रयास करो। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो वो आपसे क्या खुश होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखें तो अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कृषि कातव। कृषि कातव की जो पुराने टाइम में लालटेन होती उसमें ऊपर तेल कैसे पहुंच जाता था, जमीन की जो बुआई करने से पहले उसकी जुताई क्यों करते हैं, ठीक है, या सिंचाई करने से पहले जमीन की जुताई क्यों करते हैं, ये सारे कृषि कातव की चीजें अपनी कृषि कातव में पढ़ेंगे। अपना अलग से टॉपिक है उसका। ठीक है, ये भी द्रवों का गुण है कृषि कातव भी। तो आपका जो अगला आज का क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन क्या है कि आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी, ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा समीकरण, प्रकाश ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध। एक समीकरण दी थी, वो आप समीकरण लिखना एक तो कमेंट सेक्शन में, क्या समीकरण थी। एक नंबर की पूछी गई थी एक बार एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, बाकी अच्छे बच्चों का रिप्लाई, मतलब जो सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका रिप्लाई अच्छे से आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा सभी को इस क्लास का फायदा मिले। तो ज्यादा बातें न करते हुए इस क्लास को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।